मेरे विद्यार्थियों, आज हम प्रणोदित दोलक के जो अधिकतम आयाम है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड रेजोनेंस आयाम अनुनाद की स्थिति के बारे में आपको बताएंगे कि अधिकतम आयाम क्या होता है प्रणोदित दोलक का। ये देखिए प्रणोदित दोलक का अधिकतम आयाम या आयाम अनुनाद की स्थिति ये अपन निकालेंगे। तो इसके लिए समीकरण नंबर जो 12 मेरे पास प्राप्त हुआ था, वो कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो था उसमें सबसे पहले मैंने निकाला कि प्रणोदित जो बल होता है या चालित आवर्ती जो बल होता है, उसमें मैंने क्या किया, प्रणोदित दोलक में, इस प्रणोदित दोलक में 3 तरह के बल कार्य करते हैं। पहला बल तो है प्रत्यानयन बल। प्रणोदित दोलक में, चालित आवर्त दोलक में 3 तरह के बल कार्य करते हैं। तो पहला बल तो कौन सा है, Fr इक्वल टू माइनस का kx होता है। दूसरा बल होता है अवमंदन बल, F इक्वल टू माइनस का लैम्डा dx अपॉन dt हो गया। तथा तीसरा जो बल होता है F इक्वल टू F0 sin ओमेगा t हो गया। इन तीनों फोर्स को मैंने इस समीकरण में डाला था कि F इक्वल टू Fr प्लस Fd प्लस Fe। समीकरण नंबर 4 में समीकरण 1, 2 और 3 से मान रखने पर मेरे पास समीकरण नंबर 5 प्राप्त हुआ था। और समीकरण 5 के अंदर मैंने क्या किया कि x बराबर x0 sin ओमेगा t माइनस फाई रखा था। रखने के बाद मेरे पास जो समीकरण प्राप्त हुआ था, और स्थायी अवस्था में विस्थापन का जो समीकरण आया था, वो समीकरण नंबर 13 प्राप्त हुआ था। सो x इक्वल टू F0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पर 1/2 इनटू sin ओमेगा t माइनस का फाई इनटू tan इनवर्स 2r अपॉन ओमेगा 0 माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले जो स्थिति मैंने पढ़ी थी कि जो फाई एंगल था, आयाम था, उसके लिए मैंने क्या 3 कंडीशंस निकाली थी इसी कला के लिए। इसी प्रकार से मैंने आयाम के लिए भी 3 स्थिति निकाली थी। पहली स्थिति निकाली थी ओमेगा लेस देन ओमेगा 0। सेकंड कंडीशन निकाली थी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 लगभग या ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा 0। 3 कंडीशंस निकाली थी। तीनों कंडीशंस को निकालने के बाद में फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि जो मेरे पास जो प्रणोदित दोलक का जो आयाम आया था, प्रणोदित दोलक का आयाम आया था, वो आया था फर्स्ट कंडीशन तो ये प्राप्त हुई थी, सेकंड कंडीशन ये प्राप्त हो गई, थर्ड कंडीशन प्राप्त होने के बाद समीकरण नंबर 12 क्या है मेरा, देखो समीकरण नंबर 12 यही है कि x0 is equal to f0 upon ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। ये क्या है, प्रणोदित दोलक का आयाम है। अब समीकरण नंबर 12 में मैंने क्या किया, जिससे मेरे पास क्या आ गया, प्रणोदित दोलक का आयाम समीकरण 12, जिसको मैं कह सकता हूँ कि x0 इक्वल टू f0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस का ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2। समीकरण नंबर 17 प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 17 में 3 तरह की स्थितियां प्राप्त होंगी जब निकालने प्रणोदित दोलक का आयाम भी निकाल दिया। अब मैं जो निकालूंगा वो रेजोनेंस निकालेंगे अधिकतम आयाम या आयाम अनुनाद की स्थिति। तो मैक्सिमम समीकरण नंबर 12 प्राप्त हुआ था। इसके अंदर समीकरण नंबर 12 देखें, समीकरण नंबर जो 12 था वो मेरे 17 कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर जब अधिकतम आयाम मैं निकालना चाहता हूँ मैक्सिमम, तो ये अधिकतम आयाम होने के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू सबसे कम हो, अर्थात ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस का ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का मान क्या हो, कम हो। तो कम होने के लिए मैंने क्या किया, इसका मान कम हो, इसके लिए न्यूनतम हो, इसके लिए मैंने क्या किया, ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का न्यूनतम। ये कम होने के लिए मैंने क्या कर दिया, इस वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ कि 2 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा प्लस 8r स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 0। अर्थात मैंने इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करूंगा, इस समीकरण को जो मैं सोल्व करूंगा न्यूनतम किया है, इसको कब सबसे कम किया, तो ओमेगा के सापेक्ष का क्या किया मैंने, अवकलन कर दिया। जो मेरे पास जो हर वैल्यू आई थी इसकी, इस समीकरण 12 की, उसकी हर वाली वैल्यू को इसको ओमेगा के सापेक्ष में रेस्पेक्ट इसका समाकलन अवकलन किया। अवकलन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का जब अवकलन करूंगा तो माइनस क्या है 2 ओमेगा प्लस 8r स्क्वायर इनटू, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 ओमेगा, तो 8r स्क्वायर इनटू ओमेगा प्राप्त हो। इसके वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर प्राप्त होगी। ये मैं कह सकता हूं कि इससे ये वैल्यू को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, ये तो आ गया माइनस का 4 ओमेगा प्लस 8r स्क्वायर ओमेगा। तो 4 ओमेगा कैंसिल होकर चला जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी इसको सोल्व करने के बाद
तो मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी वो तो क्वेश्चन में चलेगी। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का 2r का स्क्वायर, जो किसके बराबर है कि मेरे पास रेजोनेंस के बराबर है। परमाणु दोलक का जो अधिकतम आयाम है वो होता है समीकरण नंबर 22, परमाणु दोलक का अधिकतम आयाम, जिससे मैंने क्या किया, इसे ओमेगा आर के बराबर कहूंगा। सो ओमेगा बराबर ओमेगा आर अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का 2 आर का स्क्वायर आ गया। इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो समीकरण चित्र जो स्पष्ट है उसमें दिया गया है कम आवृत्ति की ओर विस्थापित होते हैं, इसलिए अनुनादी आवर्ती पर परमाणु दोलक का जो आयाम आएगा वो क्या होगा कि x0 मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा f0 अपॉन अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इनटू में ओमेगा आर स्क्वायर प्राप्त होगी। सो x0 मैक्सिमम की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, f0 अपॉन में इस ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा आर स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद में ओमेगा रेजोनेंस की वैल्यू मैंने अप्लाई कर दी। तो ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का 2r का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इनटू ओमेगा आर की वैल्यू रखी, ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर। ये कहां से रखी, समीकरण नंबर पीछे जो आया था उससे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो x0 मैक्सिमम की जो वैल्यू प्राप्त होगी मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर से ओमेगा जीरो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी x0 मैक्सिमम की वैल्यू प्राप्त हो गई, वो हो गई f0 अपॉन 2r इनटू में अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर प्राप्त होगी। ये मैं कह सकता हूँ कि x0 मैक्सिमम की वैल्यू जो प्राप्त हो गई वो प्राप्त हो गई f0 इनटू, इसे क्या कहूंगा मैं, क्वालिटी फैक्टर क्यू कह दिया, q अपॉन में ओमेगा जीरो इनटू 1 प्लस 1 अपॉन में 8 क्यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर क्यू अपॉन में क्यू की वैल्यू को पीछे निकाल चुके हैं, जो कि किसके बराबर होती है कि दो स्थितियां जो प्राप्त होती हैं, ओमेगा लेस देन ओमेगा जीरो, ओमेगा का मान ओमेगा जीरो के बराबर है, उससे निकाली थी। तो दोनों से निकालने के बाद मेरे पास क्यू की जो वैल्यू प्राप्त हुई थी क्वालिटी फैक्टर वो ओमेगा जीरो अपॉन 2r, ये देखिए ये पीछे निकाला था तुमने क्वालिटी फैक्टर, जहां दोनों का मैं रेशियो निकालूंगा q इज इक्वल टू, वो क्या थी ओमेगा जीरो टाउ प्राप्त हुआ था, ओमेगा जीरो टाउ प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 20 से। तो मेरे पास जो इक्वेशंस प्राप्त हो गई कि x0 का मैक्सिमम जो अधिकतम मान जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, f0 क्यू अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर इनटू में 1 प्लस 1 अपॉन 8 क्यू स्क्वायर। तो समीकरण नंबर जो 13 है इससे स्पष्ट होता है कि शून्य अवमंदन की स्थिति में q का मान अनंत होता है। शून्य अवमंदन करना तो उस स्थिति में q का मान क्या होगा, अनंत होगा। इसलिए दोलक का आयाम अनुनाद की स्थिति पर अनंत होगा, परंतु जैसे जैसे अवमंदन गुणांक में क्या करूंगा मैं, वृद्धि होती है, तो q का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और दोलक के अधिकतम आयाम का मान कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है उसका मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसे मैंने क्या कह दिया, इस स्थिति को समीकरण नंबर 23 प्राप्त होती है। तो समीकरण नंबर 23 ये कह रही है कि जब शून्य अवमंदन की स्थिति में q का मान क्या होता है, अनंत होता है, और इसलिए दोलक का आयाम अवमंदन की स्थिति में क्या होता है, अनंत होता है, परंतु जैसे जैसे अवमंदन गुणांक में वृद्धि होती है वैसे वैसे q का मान कम होता जाता है और दोलक के अधिकतम आयाम का मान कम होता जाता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 23 प्राप्त हो गया। इस समीकरण नंबर 23 से मेरे पास एक तरीके का ये इस तरीके का फिगर आएगा जब मैं x0 और ओमेगा के मध्य में ग्राफ प्लॉट करूंगा। x0 मतलब अधिकतम आयाम और आवर्ती ओमेगा के मध्य ग्राफ प्लॉट करूंगा, इस तरीके का मेरे पास फिगर प्राप्त होता है। इस फिगर में देखिए कि ये वाला जो फिगर है ये वाला अति अवमंदन स्थिति कहलाएगी जब ओमेगा ग्रेटर ग्रेटर देन ओमेगा जीरो। दूसरी स्थिति कहलाएगी क्रिटिकल कंडीशन, न्यून अवमंदन जिसे मैं कह सकता हूँ ओमेगा ग्रेटर ग्रेटर देन ओमेगा जीरो। दोनों आ गए ना, अति अवमंदन और न्यून अवमंदन। और शून्य अवमंदन का मतलब हो गया जिसे क्रिटिकल कंडीशंस कह दिया, अर्थात ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो वाली कंडीशन जो प्राप्त होती है वो शून्य अवमंदन कहलाती है। तो तीनों कंडीशंस के मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो तीनों स्थितियों के लिए मेरे पास इस तरीके का फिगर प्राप्त होता है, और इस तरीके से हम जो प्रणोदित या चलित आवर्त दोलक का जो आयाम था वो अपन निकाल लेंगे। तो तीनों स्थितियों के लिए मेरे पास इस तरीके का फिगर आएगा, और ये जो पॉइंट आएगा ये कहलाएगी कैपिटल F0 अपॉन में K कहलाएगा। तो इस प्रकार से मेरे पास प्रणोदित दोलक का आयाम कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा प्रणोदित दोलक जो प्राप्त होता है उसकी प्रणोदित दोलक का जो वेग है कि वेलोसिटी का मान क्या होगा,
उसका वेग का मान निकालेंगे। प्रणोदक दोलक का जो वेग है उसकी वैल्यू मैं निकालूंगा और फिर वो वैल्यू को निकाल के फिर अपन आगे की स्टडी करेंगे। धन्यवाद।